किशन, ऐसे मत करो। पहले बच्चों को बाहर निकालो पानी से और तुम भी जल्दी निकलो। सर्दी हो जाएगी तो मुझे मत बोलना। कीर्ति साथ में सबके लिए तौलिया लेकर आई। किशन का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और कीर्ति उसकी बीवी। बड़ा ही सुखी जीवन बिता रहे थे दोनों। उनके जीवन में इतनी खुशियां नहीं थी जब तक ये दोनों बच्चे नहीं थे। देर से ही सही, लेकिन कीर्ति की गोद भर गई थी। एक लड़का और एक लड़की। दोनों बहुत प्यार से रखते थे अपने बच्चों को, लेकिन छोटी लड़की प्रिया सबकी बहुत चहेती थी। अपने पापा की जान थी वो, और अपनी दादा दादी की भी। सारा परिवार मिलजुल कर रहता था। किशन और बच्चों का नहाना हो गया था। सब खाने के लिए टेबल पर आ गए थे। खाना हुआ और सब अपने रूम में चले गए। किशन बाहर ही बैठा था, तभी उसके पिताजी वहां आए। क्या बात है किशन, क्या सोच रहा है? पिताजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बगल में आकर बैठ गए। कुछ नहीं पिताजी, अपना वो नदी का जो पुल बन रहा है ना, उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे शायद वहाँ जाकर रहना होगा। यहाँ से आना जाना मुश्किल होगा। वैसे काम रात दिन का है तो आजकल सामानों की चोरी भी बहुत हो रही है। मैं वहाँ रहूंगा तो सब पे मेरी नजर रहेगी। किशन जरा चिंता में बोल रहा था। तो क्या हुआ, आखिर काम है तो करना ही है। कब जा रहे हो? पिताजी ने उसे सहारा देते हुए कहा। तुम यहाँ का टेंशन मत लो, यहाँ तुम्हारे लोग हैं और मैं भी तो हूँ। मैं भी ऑफिस में जाकर बैठा करूँगा। पिताजी, मैं बच्चों को यहीं रख कर जाऊंगा। वहाँ कैसा इंतजाम होगा मुझे नहीं पता। आपको अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। किशन जरा दुखी होकर बोल रहा था। तुम जाओ और काम में ध्यान दो, यहाँ बच्चों के बारे में मत सोचो। पिताजी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले। जाने का दिन आया। कीर्ति और किशन को लेने एक गाड़ी आई। साथ में मैनेजर था, उसका नाम पवन था। पवन एक ड्राइवर के साथ आया था। सबने मिलकर नाश्ता किया और सामान गाड़ी में डालकर चले गए। ये कंस्ट्रक्शन साइट घर से काफी दूर थी। कुछ 2 घंटे का लंबा रास्ता था। रास्ते में हरी भरी झाड़ियां, खेत और कभी जंगल। कीर्ति को ये सब कुछ देखकर काफी अच्छा लग रहा था। बहुत दिन हुए थे वो भी बाहर निकली नहीं थी। मैनेजर ने वहाँ के एक जमींदार की हवेली किराए पर ली थी। बंद थी तो सस्ते में मिल गई। गेट के अंदर जाते ही नंदू और कमला दोनों भागते हुए आए। नंदू यहाँ सफाई का काम करता था और कमला रसोई और घर की सफाई करती थी। वो दोनों हवेली के गेट के पास बने घर में रहते थे। नंदू भागते हुए आया और गाड़ी से सामान निकालकर अंदर ले गया। कमला कुछ सामान हाथ में लेकर कीर्ति को घर दिखाने ले गई। कीर्ति को घर बहुत पसंद आया। शहर में रहने वालों को वैसे ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है। वहाँ आते ही किशन को फोन आया। वो मैनेजर के साथ उसी गाड़ी में बैठकर साइट पर चले गए। यहाँ कीर्ति पूरा घर देखकर बहुत ही खुश हो गई। उसने और कमला ने मिलकर खाना बना लिया था। अब वो शाम को किशन का इंतजार कर रही थी। किशन आने के बाद पहले नहाने चला गया और बाद में खाना खा के बरामदे में नंदू और कमला के साथ आग जलाकर बातें करने लगे। काफी देर बाद सब सोने चले गए। कीर्ति और कमला की बहुत अच्छे से बनने लग गई। नंदू को जैसे बड़ी बहन मिल गई, वो भी दीदी दीदी करके बुलाने लगा था। ऐसे ही कुछ 8-10 दिन बाद कीर्ति ने घर में एक तहखाना ढूंढ लिया। कमला को पूछा तो उसको इस बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन कमला ने कीर्ति को बोला, दीदी ऐसे पुराने तहखाने में आत्माएं होती है, मैंने टीवी में देखा है। इस पर कीर्ति जोर से हंस पड़ी। अरे पगली, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, चलो चलो देख कर आते हैं। दोनों अंदर चले गए। वहाँ बहुत धूल थी, लेकिन काम का कुछ भी सामान नहीं था सिवाय एक के। एक कंगन मिला था पुराने जमाने का। कीर्ति को बहुत पसंद आया। वो वहाँ के जमींदार की बहू का था, ऐसा कमला ने कहा। कमला ने पहले तो कीर्ति को रखने से मना कर दिया, लेकिन कीर्ति की जिद के आगे वो कुछ नहीं कर सकी। उसने वो कंगन सोनार से साफ करवाकर कीर्ति को दे दिया और बस उसी दिन से किशन और कीर्ति के जीवन में भूचाल आ गया। किशन कभी कभी रात को देर से आने लगा था। वहाँ काम जोरों से चल रहा था। उसको काम के अलावा अब कुछ सूझ ही नहीं रहा था। एक बार किशन को रात को आते हुए बहुत देर हो गई थी। उसने कीर्ति को फोन करके खाना खाकर सोने के लिए कहा। वो जब घर आया तो रात की कुछ 12:30 बज रहे थे। नंदू ने गेट खोला
और वो जाकर सो गया। घर के अंदर आते ही किशन को उसके बाथरूम में से चूड़ियों की आवाज आने लगी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो फ्रेश होने गया और वहाँ कोई नहीं था। बाद में उसने खाना खाया और अपने रूम में चला गया। अंदर जाकर देखा तो कीर्ति अपनी जगह सोई हुई थी। उसने उसे बिना जगाए खुद भी सो गया। लेकिन अचानक उसकी नींद खुली। उसे दर्द से चिल्लाने की और रोने की आवाजें आने लगी। उसने आंखें खोली तो कीर्ति बेड पर नहीं थी और आवाज बाथरूम से आ रही थी। उसने देखा कि कीर्ति वहां नीचे गिरी थी और दर्द से चिल्ला रही थी। किशन उसे उठाकर बेड पर ले आता है। वो एक हाथ में वही पुराना सा कंगन पहने हुए थी। किशन को जरा अजीब सा लगा। कीर्ति कभी कंगन नहीं पहनती थी। सुबह होने के बाद किशन ने कीर्ति से कल के बारे में बात की, लेकिन कीर्ति को रात का कुछ भी याद ही नहीं था। लेकिन वो जरा बीमार सी लग रही थी। किशन ने पूछा, कीर्ति तुम ठीक हो? डॉक्टर के पास चलना है क्या? कीर्ति ने ना कहते हुए अपना मन काम में लगाया। दूसरे दिन गांव में बाजार लगा था। किशन ने कहा, कमला दीदी को बाजार लेकर जाना, उनका मन भी बना रहेगा और तुम्हें भी कुछ चाहिए तो वो दीदी से मांग लेना, वो तुम्हें खरीद कर दे देगी। कमला ने हंसते हुए हाँ कहा। किशन अपने काम पर चला गया, लेकिन उसे कीर्ति का मूड थोड़ा अलग सा लग रहा था। साइड पर जाकर भी उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वो एक जगह बैठकर सोचने लगा कि वो रात को मुझे वहम हुआ था या वो सब सच था। इधर कीर्ति तैयार होके कमला के साथ बाजार चली गई। किशन ने ऑफिस की गाड़ी भेजी थी। नंदू को घर की रखवाली में रखा हुआ था। कीर्ति ने गांव का बाजार देखा नहीं था। उसने ढेर सारा सामान खरीदा। कमला के लिए चूड़ी और कुछ कपड़े भी खरीदे। दोनों ने मिलकर भुनी हुई मूंगफली हाथ में ली और अपनी गाड़ी के लिए इंतजार करने लगे। तभी कमला को कुछ याद आया। दीदी मैं वो अभी आती हूँ, हमने धनिया तो लिया ही नहीं, उसके बिना खाने में मजा नहीं आएगा ना, मैं लेकर आती हूँ, आप कहीं जाना मत, यहीं पर रहना। कमला जैसे ही धनिया लेकर वापस आई तो देखा कि बहुत भीड़ लगी है। हल्ला हो रहा था। कुछ औरतें जमा होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, कैसी डायन है ये, मेरी बच्चे चुरा रही थी, मारो इसे मारो। कमला को कीर्ति कहीं नहीं दिखाई दी तो वो पास में जाकर देखने लगी। उस औरत के बाल खुले हुए थे, धूल मिट्टी से उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे और जैसे ही कमला ने उसका चेहरा देखा तो वो डर गई। हे भगवान, दीदी आप, अरे मत मारो इन्हें, ये हमारी दीदी है, बहुत बड़े घर की है, दूर हो जाओ। दीदी दीदी क्या हुआ आपको, ये सब आपको क्यों मार रहे हैं? अरे ऐसी औरत को तो मारना ही चाहिए, मेरी लड़की को अपनी कहकर उठा के भाग रही थी, एक औरत गुस्से में बोल रही थी। कीर्ति अपने मुंह से कुछ बोल रही थी, मेरी बच्ची मुझे दे दो। कमला के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उनकी गाड़ी आई और वो दोनों वहाँ से घर वापस आ गए। कमला ने ये बात किसी को नहीं बताई। शाम होते ही कीर्ति को बहुत ज्यादा बुखार आ गया, लेकिन वो घर में ही रुकी रही। नंदू डॉक्टर को बुला कर लाया, उसने दवाई दी और चला गया। किशन आज जल्दी आ गया, साथ में खाना भी खाया। लेकिन कीर्ति अब बिल्कुल ठीक थी। लेकिन रात को आज भी किशन को वो दर्द भरी चीखें और चूड़ियों की आवाजें आई तो उसने मुड़कर देखा। आज भी कीर्ति बेड पर नहीं थी, कीर्ति बाथरूम में थी। लेकिन जब किशन उसे लेने गया तो कीर्ति ने एकदम डरावनी आवाज में पलटकर जवाब दिया, ए दूर हो जा, अगर मेरी बच्ची को हाथ लगाया ना तो तेरा खून पी जाऊंगी। उसका ऐसा रूप देखकर किशन तो एकदम से डर गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने चीखना चालू कर दिया, नंदू नंदू जल्दी आओ। नंदू और कमला भागते हुए आए। कीर्ति का वो डरावना रूप देखकर उनकी भी सांसें रुक गई। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें खून से लाल, चेहरा इतना भयानक और उस पर कटने के जलने के निशान। कमला अक्का तू इसमें मत आ, तुझसे और नंदू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे बस मेरी बेटी दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे बोलकर कीर्ति रोने लगी और बेहोश हो गई।
कमला ये देखकर एकदम से सुन्न हो गई। वो बाहर भागी। नंदू और किशन भी उसके साथ भागे और दरवाजा बंद कर दिया। ये सब क्या है कमला? मुझे कुछ बताओगी? तुम्हें वो अक्का क्यों बोली? किशन ने जरा गुस्से से पूछा। वो वापस आ गई है साहब, वो वापस आ गई है अपना पुराना बदला लेने के लिए। मैं बोल रही हूँ, मुझे अक्का कोई दूसरा नहीं बोल सकता। एक ही थी और वो ही थी। वो आ गई है साहब, अपनी लड़की की मौत का बदला लेने वो आ गई है। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। कल बाजार में भी दीदी कह रही थी कि मेरी बच्ची मुझे दे दो। ऐसा कहकर कमला रोने लगी। नंदू कमला के पास जाकर बैठ जाता है। किशन तो पूरा पागल हो चुका था। कमला क्या बोल रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमला ने फिर बताना चालू किया, साहब ये जो हवेली है ना, वो जमींदार बड़ा ही निर्दयी आदमी है। उसने अपनी बहू और बेटी को अपने हाथों से मार डाला। हम दोनों गवाह हैं साहब, लेकिन गरीब की कौन सुनता है। डर और गरीबी के कारण हमने अपना मुंह बंद रखा। किशन थोड़ा शांत हो रहा था। कमला आगे बता रही थी, उस जमींदार का एक लड़का था साहब, रौनक नाम का। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। अपने पिता से और माँ से बिल्कुल अलग। जहाँ माँ बाप गरीबों को दूर करते, रौनक सबके साथ उठता बैठता। उसका ये स्वभाव घर वालों को बिल्कुल नहीं भाता था। रौनक को स्वाति पसंद थी। वो एक मजदूर की लड़की थी। वो उससे शादी करना चाहता था। घर वालों के खिलाफ जाकर उसने स्वाति से शादी कर ली, लेकिन उसके घर वालों ने लोगों के सामने तो सह लिया, लेकिन उस बेचारी पर बहुत जुल्म किए साहब, बहुत जुल्म किए। किशन ने बीच में ही कहा, लेकिन इसमें मेरी कीर्ति की क्या गलती? उसके साथ ये सब। किशन बड़ा हैरान था। कमला आगे बताने लगी, हाँ साहब, इसमें कीर्ति दीदी की कोई गलती नहीं है, लेकिन अब वो स्वाति की आत्मा वापस आ गई है साहब, अपना बदला पूरा करने। उस स्वाति को एक लड़की हुई थी। बेचारी सारी तकलीफें सहती, लेकिन कभी घर की बात बाहर नहीं जाने देती थी। रौनक को भी ये सब पता था। उसने अपने माँ बाप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और एक दिन हाथापाई में स्वाति की लड़की बहुत जख्मी हो गई और डॉक्टर नहीं मिलने की वजह से बेचारी बच नहीं पाई। साहब, बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है हमसे पूछो। हमको बच्चा नहीं है, आप नहीं समझोगे साहब। इतना बोलकर कमला रोने लगी। खुद को संभाल कर वो आगे बोलने लगी, अपना बच्चा सामने दम तोड़ दे तो कैसा लगता है? स्वाति पागल सी हो गई थी, लेकिन उस जमींदार ने बच्चे की लाश को आपका जहाँ बाथरूम है ना, वहाँ जमीन में गाड़ दिया। स्वाति ये सब सह नहीं पाई और बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। कहते हैं ना साहब, जो तड़प के मरते हैं उनकी रूह भटकती रहती है। रौनक ये सब से अभी भी बाहर नहीं आ पाया है। वो पागल हो चुका है। उसको एक खोली में बंद रखता है वो जमींदार। बहुत प्यार करता था रौनक अपनी स्वाति से और अपनी बच्ची से। उस बेरहम जमींदार ने स्वाति की लाश को भी कहीं गायब कर दिया। उसकी लाश किसी को नहीं मिली साहब। ये सब सुनकर किशन सुन्न सा रह गया। कैसे हैं ये लोग, और अब मैं अपनी बीवी को कैसे बचाऊं? यही सोच में वो पड़ गया। सुबह होते ही नंदू एक तांत्रिक बाबा को लेकर आया। उन्होंने समस्या का हल बताया कि स्वाति की आत्मा को मुक्ति देने के लिए पहले स्वाति को कहाँ गायब किया है वो देखना पड़ेगा। किशन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। किशन ऐसे लोगों को ठीक करना जानता था। पुलिस ने जमींदार और उसकी बीवी को नंदू और कमला के बयान पर हिरासत में ले लिया। स्वाति को उसने खेत में दफनाया था। उस तांत्रिक ने खेत खुदवाकर स्वाति की अस्थियां बाहर निकलवाई और बाद में हवेली में जाकर बाथरूम में खुदाई करवाई। स्वाति और उसकी बच्ची की अस्थियां साथ में अग्नि के हवाले कर दी गई। उन दोनों को अब मुक्ति मिल चुकी थी। इधर कीर्ति कमरे में बंद थी। उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। स्वाति की रूह अब कीर्ति को छोड़ चुकी थी। मुर्दा घर। इंसान जब तक जिंदा होता है तब तक उसको बड़े प्यार से रखा जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसका नाम और उसकी पहचान खो जाती है और वो सिर्फ मुर्दा कहलाता है। मुर्दा घर एक ऐसी कहानी है जहाँ जिंदगी आते आते खत्म हो जाती है और वहाँ मुर्दों का राज चलता है। जब खुद पे लाचारी और बेबसी हो
और जिम्मेदारी सर पर हो तो इंसान अपने लोगों के लिए क्या नहीं करता। ऐसा ही एक लड़का था विक्रम। ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। दर दर की ठोकरें खाकर वो अब थक चुका था। उसको जिल्लत सहने की अब आदत हो चुकी थी, लेकिन मजबूरी ने उसके हाथ बांध दिए थे। एक दिन वो काम की तलाश में निकल पड़ा। उसका एक दोस्त पास ही के सरकारी दवाखाने में सफाई का काम करता था। उसने अपनी कहानी रघु को बताई, जो कि उसका दोस्त था। रघु ने कहा कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ चल मेरे साथ, शायद तुझे भी कोई काम मिल जाए। रघु विक्रम का बहुत पुराना दोस्त था। कभी एक गांव में दोनों साथ घूमा करते थे। शहर आने के बाद से वो दोनों कभी मिले ही नहीं थे। फिर भी रघु ने विक्रम की मदद की। विक्रम को सफाई का काम मिल गया। अब मरता क्या नहीं करता। विक्रम को काम की तलाश तो थी ही, वो अब पूरी हुई और काम घर के पास में था, तो अब उसे ज्यादा तकलीफ भी नहीं थी। वो रोज सुबह सफाई के लिए दवाखाने आता और शाम को चला जाता। ऐसे उसका काम चालू हुआ। रघु से भी अब रोज की मुलाकात होने लगी थी। अब विक्रम को महीना होने को आया था। पगार का दिन था। पगार हाथ में आते ही विक्रम को बहुत अच्छा लगा। भले ही कम सही, लेकिन जरूरत के लिए पैसा मिलना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद रघु का पैसे लेने का नंबर था। उसको विक्रम से भी दोगुनी पगार मिली। ये देखकर विक्रम हैरान रह गया। ये कैसे हुआ? दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे, फिर भी उसकी पगार इतनी ज्यादा कैसे? घर वापस आते वक्त विक्रम सोच रहा था, लेकिन उसने पूछा नहीं। शाम को रघु के यहाँ खाना था सभी दोस्तों का। सोचा कि वहीं जाकर पूछता हूँ। शाम होते ही रघु ने खाने का सामान अपने साथ रख लिया। उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे, तो उसने अपने बाकी दोस्तों को भी साथ बुलाया। विक्रम को नहीं पता था कि रघु अब दारू पीने लग गया है। खाना खाकर अब रघु अपने दोस्तों के साथ पीने बैठ गया, विक्रम को छोड़कर। विक्रम ने रघु से पूछा, अरे रघु, तू तो कभी दारू पीता ही नहीं था और अब इतनी ज्यादा पीने लग गया, कैसे? रघु ने हंसते हुए कहा, अरे विक्रम, तू भोला का भोला ही रह गया। पैसे हैं इसीलिए ये सब शौक कर लेता हूँ, कभी कभी अपने लिए जी लेता हूँ। ले तू भी ले, शर्मा मत। नहीं रघु, मैं शराब नहीं पीता, मुझे माफ कर दे, विक्रम ने उसे रोकते हुए कहा। अच्छा मुझे ये बता, तू और मैं एक ही जगह काम करते हैं, फिर तुझे मुझसे ज्यादा पगार कैसे? तू कोई एक्स्ट्रा काम करता है क्या? सच सच बता ना। रघु ने विक्रम को एक कोने में ले जाकर कहा, शहर में पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं मेरे भाई, बस तू तैयार हो तो सैकड़ों रास्ते खुल जाते हैं। मैं समझा नहीं। विक्रम ने फिर से उसे पूछा। मैं रात को उसी दवाखाने के मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट करता हूँ, रघु ने कहा। मुर्दा घर का नाम सुनकर विक्रम डर गया। उसको सहमा देखकर रघु बोला, इसी वजह से मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ। सभी लोग डरते हैं वहाँ जाने को, इसीलिए कोई नहीं मिलता काम करने के लिए। मैं करता हूँ तो मुझे पैसे भी बढ़िया मिल जाते हैं। मैं दारू लेकर आता हूँ और पीकर सो जाता हूँ मुर्दों के साथ मुर्दा घर में। ऐसा बोलकर वो हंसने लगा। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग घर चले गए और रघु रात के मुर्दा घर वाली ड्यूटी पर चला गया। विक्रम अपने घर जाकर रात भर मुर्दा घर के बारे में सोचने लगा। अगर वो भी ये काम कर सके तो उसके कितने सारे अधूरे अरमान पूरे हो जाएंगे। पैसा आएगा, सबको, घर वालों को वो कितना खुश कर सकेगा। विक्रम रात भर उसी सोच में डूबा रहा। सुबह अपने काम खत्म करने के बाद दवाखाने अपनी ड्यूटी पर चला गया। रघु भी उसे रास्ते में ही मिल गया। दिन भर काम करके शाम को जाते वक्त विक्रम ने मुर्दा घर वाली एक्स्ट्रा ड्यूटी के बारे में उससे पूछा। रघु, तुझसे तो मेरी हालत छुपी नहीं है, पैसे की जरूरत मुझे भी है, क्या मैं भी मुर्दा घर? इतना बोलते ही रघु हंस पड़ा। अरे विक्रम मेरे भाई, तू मुर्दों के बीच में कैसे रहेगा? तू तो दारू भी नहीं पीता। मुर्दों के बीच में रात भर रुकना कोई खाने का काम नहीं है, समझा? विक्रम ने एक बार रघु की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन रघु ने अपने साहब से बात करवाकर विक्रम को एक्स्ट्रा ड्यूटी दिलवा दी। लेकिन अब रघु भी साथ में रहने वाला था, तो कोई डर की बात नहीं थी। दूसरे ही दिन से विक्रम की एक्स्ट्रा ड्यूटी चालू हो जाती है। रघु रात को मुर्दा घर में पीने के लिए दारू लेकर आया था। मुर्दा घर में आते ही रघु ने बताया, ये दरवाजा ठीक से लगता नहीं है, इसीलिए इसे लकड़ी फंसा कर रखना। अगर ये बंद हुआ
तो अंदर से नहीं खुलेगा, और जब तक कोई बाहर से नहीं खोलता हमें अंदर ही इन मुर्दों के बीच में रहना पड़ सकता है। विक्रम के सामने उसने दारू लगा ली और सो गया। विक्रम बेचारा मुर्दों के बीच अकेला पड़ा हुआ था। पहली रात थी, उसे बहुत अजीब लग रहा था। एकदम सन्नाटा। वो बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा रहा। मुर्दा घर में लाइट तो थी, लेकिन इतने मुर्दों में थोड़ी सी भी हलचल हो जाए तो आवाज हलक से बाहर न आए और जान चली जाए। पहली रात कट गई और विक्रम में थोड़ी हिम्मत आ गई। अब दोनों रोज मुर्दा घर में ड्यूटी करने लगे। कुछ रोज बीत जाने के बाद यहाँ काम करना विक्रम को बहुत आम लगने लगा। दिन गुजरते गए, पैसा आने लगा तो विक्रम के बहुत से काम होने लगे। उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। सब कुछ सही चल रहा था। एक रात उस मुर्दा घर में एक आधा जला हुआ मुर्दा आया। उसको एक पलंग पर लिटाकर सब चले गए। वो देखने में बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसकी लाश को एक जगह लगाकर विक्रम आराम कर रहा था। इतने में बाहर हल्ला सुनाई दिया। शोर सुनकर विक्रम बाहर देखने लगा। उसने रघु को उठाया। रघु दारू पीकर सोया हुआ था। रात के करीब 1 बज चुके थे। उसकी दारू अब उतरने लग गई थी। वो उठकर बैठ गया, लेकिन वो बाहर नहीं आया। कोई उसे दारू पीकर पकड़ लेगा तो नौकरी जाने का खतरा था। विक्रम दरवाजे को लकड़ी फंसाकर चला गया। बाहर दवाखाने के ग्राउंड में भीड़ थी। इधर रघु उठकर बैठ गया। उसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि कोई नया मुर्दा आया है। एकदम से जोर की हवा सामने की खिड़की से आई। सर्र करके धड़ाम दरवाजे की लकड़ी सरक गई और दरवाजा बंद हो गया। अब रघु की दारू पूरी तरह से उतर गई। वो डरने लगा। एकदम से एक पलंग से कुछ हिला, ऐसा महसूस हुआ। रघु पूरा पसीने से तरबतर हो गया था। वो उठकर देखने लगा। मुर्दा घर बहुत बड़ा था। उसने चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं दिखा। अब कुछ ज्यादा ही हलचल दिखने लगी और वो जला हुआ मुर्दा पलंग पर बैठ गया। वो भयानक आवाज सुनकर इंसान की रूह तक कांप जाए। उसके शरीर से खून निकल रहा था। फर्श पर खून गिरने लगा। बहुत जलने की वजह से उसकी चमड़ी लटक रही थी। उसकी एक आंख भी फूट चुकी थी। वो इतना जल चुका था कि कई जगह तो हड्डी तक दिख रही थी। ऐसा डरावना रूप देखकर रघु के होश ही उड़ गए। वो सब कुछ दिल दहला देने वाला था। अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आपको कैसा महसूस होता? कमेंट करके जरूर बताइएगा। रघु चिल्लाने लगा, जोर से दरवाजा ठोकने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो मुर्दा उठा और चलकर रघु तक आते ही उसको सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसकी सांस फूलने लगी और डर के मारे रघु की उसी जगह पर मौत हो गई। इधर विक्रम इस बात से बेखबर। वहाँ एक आदमी आया था। सब उसे सुन रहे थे। वो पागल जैसा था। साहब, अभी जो लाश यहाँ आई है वो लाश नहीं है, वो एक जीता जागता शैतान है। वो लाश जिंदा है साहब, उसमें शैतान समा गया है। वो लाश जहाँ जाती है वहाँ मौत होती है साहब। वो विनती कर रहा था, लेकिन पागल दिखने के कारण उस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सबने उसे भगा दिया। विक्रम को एकदम से याद आया, अरे रघु तो अंदर है। वो जल्दी से मुर्दा घर पहुंचा। दरवाजा बंद था। उसने झट से खोला और सामने देखा कि रघु नीचे गिरा हुआ है। वो लाश अपने पलंग पर ही थी। उसने रघु को उठाना चाहा, लेकिन वो उठा नहीं सका। विक्रम ने डॉक्टर को बुलाया। उसको देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, शायद इसे दिल का दौरा पड़ा था, ये मर चुका है। विक्रम ये सुनकर एकदम सन्न रह गया। उसका दिल भी जोर से धड़क रहा था। वो जो बाहर पागल आदमी चिल्ला रहा था, शायद उसकी बात सही थी। बाद में उसका पोस्टमार्टम किया गया। 2 वार्ड बॉय
रघु की लाश मुर्दा घर में लेकर आए। विक्रम डर से सहम कर दरवाजे के पास ही खड़ा था। जैसे ही रघु की लाश को एक बेड पर रखा जाने लगा, तभी उसकी गर्दन विक्रम की तरफ मुड़ी। रघु की आंखें खुल चुकी थी। उसने विक्रम को एक नजर देखा और एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। मौत की आवाज। आज बारिश सुबह से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और अब रात के लगभग 11 बज चुके हैं, पर बारिश अभी भी सुबह जैसी ही हो रही है। मैं खिड़की के पास खड़े खड़े बाहर बारिश देख ही रहा था, तभी मेरी बीवी की आवाज आती है, समीर, समीर। फिर मैंने कहा, हाँ अभी आया। इतना बोलकर मैं कुछ ही कदम चला था, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मेरी बीवी तो 1 महीने पहले ही मर चुकी है। तो ये किसकी आवाज थी जो मुझे मेरा नाम लेकर बुला रही थी? मेरी बीवी के मरने के बाद से ही मैं घर में अकेला ही रहता हूँ, तो ये किसकी आवाज थी जो मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही थी? फिर मैंने अपने मन में सोचा कि हो सकता है मुझे उसकी याद आ रही हो और मुझे कोई वहम हो गया हो। यही सोचकर मैं अपने बिस्तर पर वापस जाने लगा और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेटे रहने पर थोड़ी ही देर में मेरी आंख भी लग गई। आंख लगी अभी 1 घंटा ही हुआ होगा, तभी मेरे फोन की घंटी बजी। फिर मैंने कहा, कौन है? इतनी रात को सही से सोने भी नहीं देते। ये बोलकर जैसे ही मैंने फोन अपने कान से लगाया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कोई सपना है या कोई हकीकत, क्योंकि फोन से मेरी मरी हुई बीवी की आवाज आ रही थी और वो ये बोल रही थी कि समीर, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है और मैं आपको लेने जल्दी ही आ रही हूँ। मैंने जैसे ही ये सुना, मेरे अंदर का खून जम सा गया। मैं यही सोच रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है? कोई मरा हुआ इंसान फोन कैसे कर सकता है? यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद दरवाजे की घंटी से मेरी आंख खुली। मैंने अपने आप से कहा, कौन है इतनी सुबह? ये बोलते हुए मैं दरवाजे को खोलने के लिए उठा और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा बाहर राजू खड़ा था। राजू मेरा दूध वाला है। राजू को देखकर मैंने कहा, अरे राजू, आज इतनी जल्दी? फिर राजू ने कहा भैया जी, 8 बज चुके हैं, आज संडे है तो का मतलब सोते ही रहिएगा का? फिर मैंने कहा, अरे नहीं राजू। ये बोलकर मैं चुप हो गया। पहले सोचा कि राजू को कल रात के बारे में सब बता दूं क्या, फिर मैंने सोचा अगर मैंने इसे कल रात की बात बताई तो ये मुझे पागल समझेगा, और इसीलिए मैंने राजू से दूध लिया और घर के अंदर वापस आ गया। मैं पेशे से टीचर हूँ और आज संडे होने की वजह से पूरा दिन घर पर ही रहना होगा, तो मैंने सोचा आज क्यों ना घर की सफाई कर ली जाए। जब तक मेरी पत्नी सोनिया थी तब वही घर का सारा काम करती थी, और जब से उसकी मौत हुई है घर की सफाई भी सही से नहीं हुई। फिर उसके बाद घर का सारा काम जब तक पूरा हुआ तब तक दोपहर के 1 बज चुके थे, पर मुझे काम करके बहुत थकान होने लगी थी, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। फिर उसके बाद कुछ देर आराम करने के चक्कर में मेरी आंख कब लग गई मुझे पता नहीं चला, और न जाने कितनी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने फोन में टाइम देखा तो पता चला मुझे सोते सोते रात हो गई थी। शायद आज ज्यादा काम करने की वजह से मुझे कुछ ज्यादा ही थकान हो गई और इस वजह से मेरी आंख नहीं खुली। उसके बाद मैंने रात के 8 बजे खाना बनाना शुरू किया और रात के 10 बजे तक मैं खाना खाकर अपने बेडरूम में, तभी दरवाजे की घंटी की आवाज आई। घंटी की आवाज सुनकर फिर मैंने कहा, इतनी रात को कौन हो सकता है? इतना बोलकर मैं दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, पर दरवाजे की घंटी लगातार बजते ही जा रही थी। इसीलिए मैंने फिर कहा, अरे आ रहा हूँ भाई, कौन है? इतना बोलकर मैं दरवाजे के पास आया ही था कि तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो समीर, मैं हूँ सोनिया, तुम्हारी सोनिया, दरवाजा खोलो समीर। मैंने जैसे ही ये सुना मैं जैसे जम सा गया। मेरे अंदर डर की एक लहर सी चलने लगी। 4-5 मिनट तक
मैं एक ही जगह पर खड़ा था, तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, खड़े खड़े दरवाजा क्यों देख रहे हो समीर? कब से कोई घंटी बजा रहा है, दरवाजा खोलो ना समीर। मैं इस आवाज को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि सोनिया की ही आवाज थी। आवाज सुनकर मैं पीछे नहीं मुड़ा, बस वहीं खड़े खड़े ये सोच रहा था कि सोनिया कैसे हो सकती है, और अगर मेरे पीछे सोनिया है तो अभी थोड़ी देर पहले तो उसकी आवाज घर के बाहर से आ रही थी, और घंटी की आवाज अभी भी बाहर से लगातार आ रही थी। मैं यही सब कुछ सोच रहा था कि तभी एक बार फिर से मेरे पीछे से सोनिया की आवाज आई, अरे समीर, तुम खड़े खड़े अब दरवाजा ही देखते रहोगे क्या दरवाजा खोलोगे भी? कोई कब से घंटी बजा रहा है? ये सुनकर भी मेरी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर किसी तरह मैंने हिम्मत करते हुए पीछे देखा, और पीछे मुड़ते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां कोई नहीं था। मुझे जब वहां कोई नहीं दिखा तो मैंने एक ठंडी सांस ली, पर तभी बाहर से दरवाजे की घंटी की आवाज फिर से आने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मेरे दिल की धड़कन उस समय अपनी दुगनी रफ्तार से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो दिल अभी बाहर आ जाएगा, पर किसी तरह मैं डरते डरते दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, पर जैसे मेरा दिल मुझे मना कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरे पैर अपने आप ही चलकर दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिर उसके बाद डरते डरते मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर सच में सोनिया खड़ी थी, और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या लगता है आपको आगे क्या हुआ होगा? चलिए सुनते हैं। मैं वहां खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि आखिर ये हो कैसे सकता है, क्योंकि मेरी बीवी सोनिया तो 1 महीने पहले ही मर चुकी है। मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी सोनिया मेरी ओर बढ़ने लगी, पर उसे पास आते देखकर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और अब मैं क्या करूं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी, पर वो जैसे ही एकदम मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, वैसे ही मेरे अंदर का डर इतना बढ़ गया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने राजू खड़ा था, और सुबह हो गई थी, यानी मैं डर के मारे घर के बाहर ही बेहोश हो गया था। पर तभी राजू ने मुझे उठाते हुए कहा, अरे भैया जी, आप ठीक तो है ना? मैं तो डर ही गया था, कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हैं। फिर राजू की बात सुनकर मैंने अपने आप को थोड़ा संभालते हुए कहा, हाँ राजू, मैं ठीक हूँ। फिर राजू ने कहा, क्या हुआ भैया जी, आप बाहर ही बेहोश कैसे हो गए? कछु याद है आपको? फिर मैंने सोचा कि राजू को कल की बात बताना सही नहीं होगा, इसीलिए मैंने कहा, पता नहीं राजू, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे लगता है शायद मुझे चक्कर आ गया होगा। फिर राजू ने कहा, भैया जी चलिए आप आराम कर लीजिए, मैं आपको घर के अंदर तक छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद राजू मुझे घर के अंदर छोड़कर चला जाता है। पर मैं यही सोच रहा था कि जो मैंने कल देखा वो सच था या फिर कोई सपना था। नहीं, सपना तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुझे सच में दिखी थी, मुझे याद है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? सोनिया तो मर चुकी है ना, तो वो वापस कैसे आ सकती है? यही सब मैं सोच ही रहा था कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने फोन की स्क्रीन को देखा तो कोई नया नंबर था। फिर उसके बाद मैंने जब फोन अपने कान से लगाया तो किसी की आवाज ही नहीं आ रही थी। फिर मेरे 2-3 बार हेलो हेलो बोलने पर भी किसी की आवाज नहीं आई। तो जैसे ही मैं फोन रखने वाला था कि तभी
फोन की दूसरी ओर से किसी की आवाज आई। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरी मरी हुई बीवी सोनिया की ही आवाज थी। और वो बोल रही थी, समीर, मुझे आपकी याद आ रही है और अब मुझसे आपके बिना एक पल भी नहीं रहा जा रहा, इसीलिए मैं आज ही आपको लेने आ रही हूँ। मैंने जैसे ही ये सुना मेरे हाथ पैर डर से कांपने लगे। मैं सहमा सा रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं यही सब सोच रहा था कि क्या आज मैं सच में मर जाऊंगा? क्या आज मेरा आखिरी दिन है? क्या आज मुझे सोनिया मार देगी? यही सब सोचते सोचते न जाने कब रात हो गई। फिर उसके बाद अब रात के 10 बजे हैं और मैं अपने कमरे में ही बैठा हूँ। तभी मेरे कमरे के बाहर से एक आवाज आई, समीर, समीर देखो मैं आ गई आपको लेने। इतना बोलकर वो एक डरावनी हंसी हंसने लगी, पर अब वो मुझे लेने आ चुकी है। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर संजय कहता है, अरे इस समीर की डायरी में इसके आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। तभी कांस्टेबल दुबे कहता है, सर वो लिखता भी कैसे? उसके बाद समीर मर जा चुका था और सर समीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा है कि समीर हार्ट अटैक से मरा था और डॉक्टर का कहना है कि समीर ने कुछ डरावनी चीज देख ली थी जिससे समीर को हार्ट अटैक आया था और समीर ने भी अपनी डायरी में यही लिखा है। इंस्पेक्टर संजय कहते हैं, पर ये कैसे हो सकता है दुबे? समीर की बीवी तो मर चुकी थी ना, तो वो कैसे आ सकती है? दुबे कहता है, पर सच तो यही है सर। ये बोलकर दुबे संजय को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देकर वहाँ से चला जाता है। अब पुलिस को चाहे कुछ भी लगे, पर सच तो नहीं बदला जा सकता ना। जब उस रात समीर अपनी डायरी लिख रहा था, तभी उसे सोनिया की आवाज आती है। वो कह रही थी, समीर, समीर देखो मैं आ गई आपको लेने। फिर उसके बाद समीर अपनी डायरी लिखते हुए कहता है कि वो आ गई मुझे लेने, और इतना बोलकर समीर लिखना बंद कर देता है और डरते डरते पीछे देखता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि सोनिया उसके पीछे ही खड़ी थी और वो उसे देखकर भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसे वहां खड़ा देखकर समीर की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसके बाद सोनिया समीर के पास ही आती जाती है। जैसे जैसे वो समीर के पास आती है, समीर उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उसे देखकर इतना ज्यादा डर चुका था कि अब उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और उसके बाद समीर उस डर को सहन ही नहीं कर पाता और उसी समय समीर को हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। सोनिया ने कहा था कि वो समीर को लेने आ रही है और वो सच में समीर को लेकर चली गई। मौत का राज। ये कहानी है बहुत साल पहले की, जब हमारे जमाने जैसे कंप्यूटर और मोबाइल नहीं हुआ करते थे। लिखने का काम कलम से और कागज पर लिखाई होती थी। बात करने का जरिया था वो लैंडलाइन फोन, जो कभी लगता था या कभी आउट ऑफ सर्विस हो जाता था। दूर दराज के ठिकानों में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती थी। ऐसे ही किसी दूर सुनसान ठिकानों की खोज में एक लेखक निकल पड़ा था। उसे अपनी कहानी लिखने के लिए शांति और अकेलापन चाहिए था। वो अपने बीवी और अपने बच्चों को अपने घर में रखकर चला गया। ये उसका हमेशा का काम था, सो घर वालों को इसकी आदत हो चुकी थी। उस लेखक का नाम था प्रतीक। प्रतीक बहुत ही काबिल लेखक था। वो किताबें लिखता था, नाटक भी लिखता था। अपने जिले में उसका बड़ा नाम था। उसी पर उसकी रोजी रोटी चलती थी। काफी पैसा भी उसने बना लिया था। अब उसके पास मोटरसाइकिल भी थी और पक्का घर भी। लेकिन कहते हैं ना, जब कुछ मिल जाता है जिंदगी में तो कुछ और पाने की चाहत जन्म ले लेती है। वैसा ही कुछ प्रतीक के साथ भी हुआ। उसे कामयाबी मिल चुकी थी, लेकिन वो और ऊपर पहुंचना चाहता था, जहां से उसे ये दुनिया छोटी लगे। प्रतीक एक गांव में पहुंच जाता है।
वहाँ के डाक खाने में पहुंचकर किसी की पहचान बताता है। वो उसे एक पता देकर जाने का रास्ता बता देते हैं। उसकी मोटरसाइकिल चलते हुए एक घने जंगल में चली जाती है। हर तरफ पहाड़ और वहाँ से गिरते झरने की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। एक मोड़ आने के बाद उसे कुछ घर दिखाई देते हैं। वहाँ पर फॉरेस्ट वालों का एक गेस्ट हाउस था, जहाँ पर अब कोई नहीं रहता था। प्रतीक ने कुछ दिन वहीं रहने का इंतजाम कर लिया था। बाहर से वो गेस्ट हाउस पूरा लकड़ी का बना था, लेकिन वो अंग्रेजों के जमाने का था, तो उसकी बनावट में भी वो विदेशी झलक साफ दिख रही थी। बाहर बड़ा सा बरामदा और वहाँ रखी एक मेज और कुर्सी। उसके बाजू में लकड़ी के खम्भे लगे हुए थे। उसके ऊपर मोटा सा गेरुआ रंग पोत दिया गया था। प्रतीक के सामान रखते ही वहाँ का चौकीदार भागते हुए आया और सामान उठाने लगा। प्रतीक ने उसे रोका और कहा, तुम राजू हो क्या? मुझे बताया था तुम्हारे साहब ने। हाँ साहब, मुझे मेरे मालिक ने यहाँ टेलीफोन करके बताया था कि एक बहुत बड़े साहब आने वाले हैं। राजू ने बड़े ही सादगी से प्रतीक की तारीफ की। प्रतीक को बड़ा सुकून मिला। उसने हंसते हुए कहा, अरे मैं कोई साहब नहीं हूँ, तुम्हारे साहब और मैं साथ में पढ़ाई करते थे। मैं लेखक हूँ, कविता, कथा और कुछ नाटक भी लिखता हूँ। तुम्हें नाटक पसंद है? प्रतीक ने उसकी पसंद पूछी। अक्सर गांव में नाटक देखने आज भी लोग दूर से आया करते हैं। अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहले दिन से ही पहुँच जाते हैं, लेकिन उस जमाने में नाटक होना आम बात नहीं थी। लोग सिनेमा सिर्फ शहरों में ही देखते थे। नाटक वहाँ लोकप्रिय था। शाम का खाना होने के बाद राजू और प्रतीक बाहर बरामदे में बैठकर बातें करने लगे। बाहर आग जल रही थी। दूर से जंगली भेड़ियों की आवाजें आ रही थी। राजू अपने आसपास की जगह के बारे में बता रहा था और प्रतीक कभी उसके ऊपर ध्यान देता तो कभी उन सब चीजों को अपनी कहानी में रखने की कोशिश करता। बातें करते करते कब 11 बज गए समझ ही नहीं आया। राजू बोला, साहब रात को अकेले बाहर मत निकलिए। बाहर जंगली सुअर, भेड़िए और कभी कभी तो शेर भी आ जाता है। यहाँ कोई भरोसा नहीं है। उसको हाँ बोलकर दोनों अपने अपने रूम में सोने चले गए। प्रतीक को थकान होने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। अब वो खिड़की खोलकर एक कुर्सी पर बैठ गया। जंगलों से बहुत ही डरावनी आवाजें आ रही थी। कभी शेर की दहाड़ तो कभी उल्लू की आवाज। बहुत ही भयानक लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो सब उसके आस पास घूम रहे हो। वो अब लिखने का सामान खोजता है। अरे मैं तो कलम लाना ही भूल गया। लगता है सामान में से गिर गया कहीं पर, या फिर मेरे बच्चों ने निकाल लिया होगा। उसके सामान में बस एक शाही की बोतल मिलती है। आज उसका दिन बेकार जाएगा, ऐसा सोचते हुए वो वहाँ रखी अलमारी में खोजने लगता है। प्रतीक को अचानक पुराने से कपड़े में लपेटा हुआ एक बक्सा मिलता है। वो बड़े ही आश्चर्य से उसे खोलता है। अरे वाह, मेरा काम तो बन गया। पेन भी है और एक बढ़िया सी डायरी भी। शायद मेरे दोस्त ने मेरे लिए ला कर रखी होगी। उसे तो पता है मैं लेखक हूँ। अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करके वो उस पेन में स्याही डालता है और वो डायरी खोलता है। वो डायरी बाहर से बहुत पुरानी थी, लेकिन अंदर से एकदम नई जैसी लग रही थी। प्रतीक घर के अंदर था, लेकिन दूर से झरनों के पानी की आवाज वहां तक पहुंच रही थी। उसने डायरी के पन्ने खोले और उसमें उसने पेन से लिखा, मौत का राज। जैसे ही उसने ये लिखा, जंगल में कोई शिकार हो गया। बहुत जोरों की आवाज आने लगी। पंछी इतनी रात को उड़ने लगे थे। सारे जंगल में हलचल होने लग गई। प्रतीक को भी बहुत मजा आ गया। ये जगह उसके लिखने के लिए बिल्कुल सही थी। वो अब लिखना चालू करता है। वो अपनी कहानी में एक राज के बारे में लिखता है जो अभी तक किसी को नहीं पता था। कोई मनहूस साया अचानक से लोगों की बस्ती में आता है और एक एक करके लोगों को मौत के घाट उतारता है।
किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। लोग भगवान को याद करके सोते और सुबह वही बाहर मौत के हवाले हो जाते। हर जगह मौत ही मौत। वो अपनी कहानी में ये लिखता है कि अब वो ये कहानी खत्म करने वाला है। प्रतीक को कहानी में मजा नहीं आता तो वो उसे बढ़ाने में लग जाता है। वो कहानी में थोड़ा घुमाव लाने की कोशिश में अपनी कहानी में एक आत्मा के बारे में लिखता है। प्रतीक कहानी का आखिरी हिस्सा अगले दिन लिखेगा ऐसा सोचकर सोने की कोशिश करता है। तभी खट खट अचानक उसे लगता है कि उसके पीछे की खिड़की से कोई अंदर झांक रहा है। खिड़की तेज आवाज से एक दूसरे पर लगकर आवाज कर रही थी। कुछ देर के लिए प्रतीक एक ही जगह सुन्न होकर खिड़की की तरफ देखता रहता है। एक पल के लिए वो सोचने लग जाता है। वो दरवाजा खोलकर राजू का दरवाजा देखता है, लेकिन उसका दरवाजा तो बंद था। प्रतीक ने वहां खिड़की में किसी को तो देखा था, लेकिन अपना वहम मानकर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह वो राजू के साथ जंगल और खेत घूमने निकल जाता है। दोपहर खेतों में खाना खाकर एकदम शाम को वो गेस्ट हाउस वापस आते हैं। शाम का खाना खाकर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। आज उसे कल की कहानी का किस्सा खत्म करना था। वो डायरी खोलता है। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन उसे तो उसका काम करना ही था। लेकिन आज जैसे ही उसने कलम उठाई, खट खट खिड़की जोर से खुल गई। अब प्रतीक डर गया। उसने आवाज लगाई, राजू। राजू दौड़कर आ गया। प्रतीक ने दरवाजा खोला। अभी मैं यहाँ बैठा था तो मैंने किसी को खिड़की से झांकते हुए देखा, जैसे कोई आदमी हो। प्रतीक थोड़ा सहम कर बोल रहा था, साहब आपको शायद वहम हुआ होगा, यहाँ तो कोई नहीं है और मैंने दरवाजे के बाहर ताला लगाया है, कोई कैसे अंदर आ सकता है। राजू इधर उधर घूमकर देख रहा था। उसको ऐसा करते देख प्रतीक को भी लगा कि शायद वो उसका वहम ही था। राजू के जाने के बाद वो लिखने बैठ जाता है, लेकिन खिड़की बंद करके। प्रतीक लिखने में मगन हो जाता है, लेकिन उसका ध्यान खिड़की पर नहीं होता। वहाँ एक बहुत ही खूंखार साया, या यूं कहो कि कोई बुरी आत्मा खिड़की के बाहर से उसे देख रही होती है। ये और कोई नहीं, ये वही आत्मा होती है जो अब कहानी से बाहर आ चुकी है। अब लग रहा था जैसे ये आत्मा ही प्रतीक से सब लिखवा रही थी, लेकिन इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। वो प्रतीक भी इस बात से अभी बेखबर ही था कि उसकी लिखी कहानी में क्या होने वाला था। अब वो कहानी में लेखक के दोस्त की मौत के बारे में लिखता है। सुबह उठते ही उसे एक फोन आता है कि प्रतीक का जो दोस्त था, जो इस गेस्ट हाउस का मालिक था, उसकी कल रात अचानक मौत हो गई। पता चलते ही वो पास के गांव में जाते हैं। वो प्रतीक के दोस्त का गांव था। उसके आखिरी क्रियाकर्म के लिए वहीं उसे लेकर आने वाले थे। मौत मानो एक बंद लिफाफे में थी। किसी को कोई खबर नहीं थी। पुलिस भी हैरान और परेशान थी। प्रतीक को बहुत बुरा लगा। अब उसे गेस्ट हाउस में रुकने का मन नहीं था, लेकिन अब उसका काम होने को था। वो कहानी को खत्म करना चाहता था। आज वो उस पेन से लिखता है कि उस गेस्ट हाउस का नौकर जो उस कहानी में था, उसको जंगल में कोई जंगली जानवर मार डालता है। दूसरे दिन सुबह राजू का कोई अता पता नहीं था। दोपहर तक राह देखने के बाद प्रतीक अपने साथ बाजू के लोगों को लेकर राजू को ढूंढने निकल जाता है। शाम को एक चरवाहा वहां आता है। बाबूजी जल्दी चलो। प्रतीक उसके साथ जाता है। एक पेड़ के नीचे राजू की लाश मिलती है, और वो भी बहुत ही बुरी हालत में। जानवरों ने उसे पूरी तरह फाड़ दिया था।
वो देखने लायक भी नहीं था। पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब प्रतीक को कुछ अजीब और बहुत ही भयानक होने वाला है ऐसा लग रहा था। प्रतीक भी अब बहुत थक चुका था। गेस्ट हाउस आकर वो अपनी कहानी को खत्म करना चाहता था। इतना सब होने के बाद अब उसका मन नहीं लग रहा था। आते ही उसने डायरी निकाली और वो पेन से लिखने लगा कि अब वो कहानी वाली आत्मा लेखक के परिवार को भी खत्म कर देती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पाया था। ये सब लिखने के बाद वो पानी पीने बरामदे में जाता है। वापस आता है तो वो अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। उसकी डायरी के पास एक बहुत ही डरावनी आत्मा खड़ी थी जो प्रतीक की तरफ देख रही थी। प्रतीक चिल्ला उठा। बाजू के घर वाले भी आ गए। उन्होंने भी उस आत्मा को देखा। कुछ देर वहीं रुककर वो अचानक गायब हो गई। प्रतीक ने अपनी कहानी वाली डायरी उठाई और उसे गौर से देखने लगा। उस पेन से लिखी हर चीज उसके सामने जैसे जन्म ले रही थी। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उस कहानी में जो जो भी लिखा था वो सब कुछ हो चुका था। दोस्त और नौकर की मौत। अब प्रतीक ने लेखक के परिवार की मौत के बारे में लिखा था। वो लिखा हुआ तो नहीं मिटा सकता था, इसीलिए वो अपनी गाड़ी लेकर बहुत तेज घर पहुंचने निकल जाता है। कहीं न कहीं उसे ये एहसास हो गया था कि उस डायरी या पेन की वजह से ये सारी मौतें हो रही थी। अब वो जो भी लिखता वो सब असलियत में हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घर के बाहर प्रतीक के रिश्तेदार थे। बहुत ज्यादा भीड़ थी। प्रतीक थरथराने लगा। उसके पैर भारी हो गए। चलना मुश्किल हो गया। उसकी बीवी और बच्चों की तस्वीर उसे अपने सामने दिखने लगी। उसका हंसता खेलता परिवार खो गया था। एक ही झटके में उसका सुख छिन गया था। प्रतीक खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अपनी लिखी कहानी पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी पत्नी की चिता में वो डायरी फेंक दी जिसमें वो कहानी थी। शाम को सब रिश्तेदार जाने के बाद वो अपने आप को कोसते हुए रात तक रोता रहा। लेकिन रात को अचानक खिड़की में वही डरावना खूंखार साया उसे फिर से दिखाई दिया और उसे एकदम से याद आया कि उसने गेस्ट हाउस से निकलने के पहले अपनी कहानी का अंत लिख लिया था। उस लेखक की मौत एक राज। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी डरावनी, भूत या रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।